हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी आईएएस बाय मणिकांत सर। यूपीएससी ने अपना सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है 22 जनवरी 2025 को। और 22 जनवरी 2025 से 11 फरवरी तक आप अपने सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के फॉर्म्स भर सकते हैं। हालांकि देखा जाए तो इस बार ये जो फॉर्म फिलिंग का जो प्रकरण है, इसमें कुछ नए बदलाव किए गए। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये कौन से ऐसे बदलाव हैं जिसको आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक, बहुत ही अटेंशन मैनर में चेक करते हुए इन फॉर्म्स को भरना है। आइए शुरू करते हैं। पहली चीज हम ये जानते हैं कि ये फॉर्म फिलिंग का जो प्रोसेस है, इसमें ऐसे चेंजेस करे क्यों गए। अभी हाल ही में देखा जाए तो एक न्यूज आई थी जिसमें ये देखा गया कि ये जो रेलवे मैनेजमेंट सर्विसेज जो शुरू किया गया था, उस एग्जाम को फिर से मतलब उसको मर्ज कर दिया गया है और उसके जो तीनों जो सर्विसेज थे उसके तहत उन सभी को सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के तहत फिर से वापस ले आए हैं। तो इससे क्या हो रहा है, ये जो आईआरएमएस एग्जाम जो हो रहा था, जिसके लिए फॉर्म्स फिल किए जाते थे, अब ये सारे के सारे सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के अलग अलग सर्विसेज के तहत हो सकते हैं। वो कौन से तीन सर्विसेज हैं? पहला, जैसे अगर हम देखें, ट्रैफिक सर्विसेज, पर्सनल सर्विसेज और अकाउंट सर्विसेज। इससे क्या हो रहा है, जो अभी आपके सर्विसेज हो रही हैं वो टोटल जो पहले 21 थी, अब वो बढ़कर 23 हो चुकी है। यानी कि अब इस साल बच्चों के पास सर्विसेज फिल करने के भी ऑप्शंस और ज्यादा बढ़ जाएंगे। यानी कि जब पर्सनालिटी टेस्ट में, जब पिछली बार जब डाफ के फॉर्म भरे जाते थे, यानी विस्तृत जो आवेदन पत्र होते थे, उसमें पहले बच्चों को 21 सर्विसेज भरने का वो रहता था, ऑप्शन रहता था, बट अब से ये 23 कर दिए गए। अगला जो चेंज आया है वो हम ये देख सकते हैं कि इस बार आपने रिसेंटली देखा होगा, एक कंट्रोवर्सी बहुत ज्यादा उठकर आई थी जहां पे सर्टिफिकेट्स को लेकर, जो कास्ट सर्टिफिकेट है उसको लेकर काफी ज्यादा चिंता जताई गई थी। और इसी को लेकर यूपीएससी ने इस बार थोड़े अपने जो स्क्रूटिनी प्रोसेस है उसको थोड़ा सा स्ट्रिक्ट किया है। ये जो मापदंड है इसीलिए किए गए ताकि उसको जो कंट्रोवर्सी उसको सॉल्व कर सके। तो अब क्या होगा कि अब से यूपीएससी ने बोल दिया है कि जो आपका ये जो फॉर्म फिलिंग प्रोसेस है, जो 11 फरवरी तक आप भर रहे हैं, उसमें आपको अपने एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स, जो आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसको भी भरना है। सर्विसेज प्रेफरेंसेस, जो डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म जब आपका मेंस एग्जाम निकल जाता था, आप में से जितने लोगों ने मेंस का एग्जाम दिया होगा, उनमें से जिन्होंने उसको क्लियर किया होगा, उसके बाद ही उस फॉर्म फिलिंग प्रोसेस में सर्विसेज भरने का प्रेफरेंस आता था या वरीयता दी जाती थी। लेकिन अब की बार जब आपका प्रीलिम्स का फॉर्म आपको फिल करना है, उसी समय ही आपसे सर्विसेज प्रेफरेंसेस पूछे जाएंगे। यानी कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन तो है ही, सर्विसेज प्रेफरेंसेस भी है, आपका डेट ऑफ बर्थ ये भी आपसे पहले ही पूछा जा रहा है, उसका सर्टिफिकेट आपको फिल करना पड़ेगा। इसके लिए आप क्लास 10 का भी सर्टिफिकेट दे सकते हो, जो जनरल डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट होती है वो भी आप दे सकते हैं, सबमिट कर सकते हैं। इसके अलावा जो आपके ये जो रिजर्वेशन बेस्ड सर्टिफिकेट्स होते थे, इसको भी पहले ही सबमिट करना है। ये भी वही उसी कारण हुआ है कि ये जो कंट्रोवर्सी उठी थी एक आईएएस ऑफिसर के वजह से, तो इस वजह से उसको इंश्योर करने के लिए, क्योंकि अभी वो फिलहाल जुडिशरी में अभी भी है, तो इस चीज में टिप्पणी करना सही नहीं होगा। बट हाँ, यूपीएससी ने इस चीज को रिजॉल्व करने के लिए इस बार अपने प्रोसेस को पहले से स्क्रूटिनी को स्ट्रांग रखा है। और ये आपके जो कास्ट सर्टिफिकेट्स हो गए, ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट हो गया, एजुकेशन क्वालिफिकेशन से रिलेटेड, अगर आप इस टाइम ग्रेजुएशन में खुद हैं भी, तो आप एक सर्टिफिकेट जिस टाइप का भी, अगर आपके जो मार्कशीट्स है वो आप सबमिट कर सकते हैं। इसके अलावा डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट हो गया। हाँ, डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट या जो भी चीज होगा, इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक भरना है। क्यों? क्योंकि यूपीएससी ने इस बार अपने नोटिफिकेशन में लिख के रखा है कि ये एक बार अगर आपने भर दिया, जो भी आपने भरा, वो चेंज नहीं किया जा सकता। तो इस चीज पे थोड़ा ध्यान रखेंगे। इसके अलावा जब
ऐसे में क्या होता था कि जो आपका डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म में हम नॉर्मली ये होता था कि आपका जो एग्जाम्स होते थे उस एग्जाम के बाद आपके सर्विसेज या जो भी चीजें होती है उसका प्रेफरेंस उस हिसाब से भराया जाता था। जैसा कि मैंने कहा कि इस बार जितनी सारी सेवाएं हैं, जैसे जो 21 से 23 हुई हैं, उन सभी की सभी सेवाओं का प्रेफरेंसेस पहले ही चरण में ले लिया जा रहा है। हालांकि जो आपका कार्डर प्रेफरेंस होता है, यानी कि आप कौन से स्टेट को प्रेफर करते हैं, किस राज्य में जाकर आप प्रेफर करेंगे सर्विस में जाना, वो भी अगर देखा जाए उसके लिए भी इन्होंने इस बार क्या किया है कि आपको कमीशन ने, जब आपका प्रीलिम्स का एग्जाम आ जाता है, 10 दिन का एक विंडो देगी डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ, यानी जब प्रीलिम्स सर्विसेज प्रीलिम्स के जो एग्जाम का जो रिजल्ट होगा जब वो रिलीज होगा, जैसे अगर 25 मई को एग्जाम हो रहा है और अगर देखा जाए तो जो जो जनरल ट्रेंड रहा, अगर 10 से 15 जून तक अगर रिजल्ट आया था तो उसके 10 दिन का और विंडो देगा यूपीएससी, जहां पे आपको एक फॉर्म भरना पड़ेगा जिसमें आपको कार्डर का प्रेफरेंस भरना पड़ता है। ये कार्डर जो भरना है ये भी मैंडेटरी कर दिया गया है इस बार। यानी कि इस बार देखा जाए तो जो आपके डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म्स होते थे, जो 1 होता था जो हम प्रीलिम्स के बाद भरते थे और जो 2 होता था जो हम मेंस के एग्जाम के बाद भरते थे, उन सारों को कहीं ना कहीं मर्ज थोड़ा सा किया है। ठीक है, इसके बाद जो अगला जो चेंज जिसकी बात हो रही है वो ये है कि जब मेंस एग्जाम का रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद भी यूपीएससी या क्या कर रहा है, आपको 15 दिन का विंडो दे रहा है। इस 15 दिन के विंडो में क्या होगा कि आपने मान लीजिए बहुत मेजरली ये उनके लिए जो इस टाइम ग्रेजुएशन कर रहे हैं या स्नातक की पढ़ाई कर रहे हैं, उसके लिए उनके लिए फायदा इसलिए है क्योंकि मान लीजिए अगर आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन अगर आपका चेंज होता है उसी पीरियड में, तो वो उसी पीरियड में उसको चेंज कर सकते हैं, अपना बदल सकते हैं। जो तब तक अगर डिग्री का या पासिंग सर्टिफिकेट जो भी आ जाता है उसको अपलोड कर सकते हैं पोर्टल पे। लेकिन ये कब होगा, जब हमारा मेंस एग्जाम का रिजल्ट आ जाएगा। यानी कि प्रीलिम्स एग्जाम के रिजल्ट के बाद 10 दिन का विंडो मिलेगा और मेंस एग्जाम के रिजल्ट के बाद 15 दिन का विंडो मिलेगा। यहां पे कार्डर प्रेफरेंस भरना है और यहां पे आपको भरना है आपका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, अगर कुछ भी चेंज होता है या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अगर आपको लास्ट कुछ भी चेंज करना है, वो सारे के सारे आप इस समय, ये जो आपको समय वितरण होगा उस समय आप कर सकते हैं। और इसको इसी सीएससी के नए नोटिफिकेशन के तहत ही किया गया। इसी चीज की वजह से ये एक तरह से जो मैंने बताया कि जो स्नातक कर रही है उनको उनके ऊपर निर्धारित रखते हुए इस चीज को रखा गया है। हालांकि जो जिनका स्नातक हो चुका है, जो एक या एक से ज्यादा अटेम्प्ट दे चुके हैं, वो भी इस एग्जाम में उसी समय पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन अगर चेंज करना चाहे तो चेंज कर सकते हैं। अब इसी पीरियड में अगर एक महत्वपूर्ण नोटिस ये है कि जब आपका जो पर्सनालिटी टेस्ट होना है, यानी जो आपका वो जो 15 दिन का जो विंडो मिल रहा है जिसके बारे में अभी हमने बात किया मेंस एग्जाम के रिजल्ट के बाद, उसी समय आप और क्या क्या चीजें चेंज कर सकते हैं। आपका कॉरेस्पॉन्डेंस या फिर परमानेंट पोस्टल एड्रेस, यानी कि मान लीजिए अगर आपने अपना जगह चेंज किया, आज के डेट में आप कहीं भी रह रहे हो, अपने होम टाउन में नहीं यार कहीं और जाके तैयारी कर रहे हैं और आपने उसी बीच में अपना फ्लैट चेंज किया है, जहां भी आप जा रहे हैं, तो आप उस नए एड्रेस को भी अपडेट कर सकते हैं। इसके अलावा वही जैसे मैंने कहा हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन, उसको भी चेंज कर सकते हैं, स्नातक के जो भी डिटेल्स है वो चेंज किए जा सकते हैं, लेकिन ये हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन ही चेंज होंगे। आप अपना क्लास 10th या क्लास 10th का जो भी रिजल्ट डालते हैं वो नहीं चेंज हो सकते, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा अचीवमेंट इन डिफरेंट फील्ड, जो आपका ड्राफ्ट 2 फॉर्म होता है, यानी कि विस्तृत आवेदन पत्र द्वितीय, उसमें ये जो आप अचीवमेंट्स डालते हैं, आपने बहुत से लोगों को देखा भी होगा जो इंटरव्यू इस टाइम दे रहे हैं, उन्होंने इस फॉर्म में इस सेक्शन को भरा भी होगा कि वो क्या अचीवमेंट्स हैं, कॉलेज टाइम में क्या क्या उन्होंने किया है, जिसमें उन्होंने लीडरशिप दिखाया है, एक नेतृत्व का रोल उनका रहा है। इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट, या फिर कहीं पे अगर किसी सर्विस में ऑलरेडी वो काम कर रहे हैं या फिर कहीं पे नॉर्मली आप नौकरी चल रही है तो वहां पे वो कर सकते हैं। और डिटेल्स ऑफ सर्विसेज एलोकेटेड, अगर पिछले किसी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में
उनका रिजल्ट आया था और उन्होंने फिर से फॉर्म फिल किया है ताकि उनके रिजल्ट और अच्छे हो सके, तो उस चीज को भी उन्हें डालना पड़ेगा। इसके अलावा जो अगला जो बदलाव है जो किया गया है वो ये है कि इस बार जो कैंडिडेट्स हैं उनको ये जो ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस वाली जो बात मैंने कही सर्विसेज की, वो पहले से ही उनको जो भरना है वो उनको काफी ध्यानपूर्वक भरना चाहिए, क्योंकि इस बार यूपीएससी ने सीधा सीधा कहा है कि अगर कैंडिडेट का जो सिलेक्शन होगा उस पे भी आधारित रहेगा। किस तरह से कि भाई अगर आपका जो फाइनल जब आप इंटरव्यू का रिजल्ट दे चुके होंगे या इंटरव्यू आपका जो हो चुका है उसके बाद जो आपका रैंक बनना है वो जिस हिसाब से बनना है वो आपके सर्विस जिस हिसाब से आपने चूज किया है उसके आधार पे भी तय होगा। यानी कि अगर कुछ सर्विसेज आपने नहीं ली है, नन ऑफ द सर्विसेज इज इंडिकेटेड, तो उसका सर्विस एलोकेशन नहीं हो सकता है। यानी कि उन 23 में से 23 को आप किसी ना किसी तरह भरें। कोशिश कीजिएगा कि 23 को भरें, ये मत करें कि आप किसी एक को छोड़ दें कि मैं इस सर्विस में लेना ही नहीं चाहता हूं, तो उस चीज को थोड़ा अवॉइड करिएगा, लेकिन भरिएगा सारा का सारा, ताकि इससे क्या होगा कि आपका जो फॉर्म है, आपका जो रिजल्ट आएगा, जो रैंक बनेगी वो उस आधारित पे सही आ सके, आपके सेटिस्फाइड रहे आपके लिए। इसके अलावा आपकी बार जैसा कि मैंने बहुत शुरू में पहले ही कहा कि आपके जो रिजर्वेशन और इन सब के सर्टिफिकेट्स की बात जो कही गई है उसको भी इस बार यूपीएससी ने काफी कड़े रखे हैं प्रोसेस को। वो इस तरह से है कि अगर मान लीजिए अगर कोई ओबीसी सर्टिफिकेट कैंडिडेट है जिसने सीएससी 2025 के लिए अप्लाई किया है, तो उसको कुछ कुछ फाइनेंशियल ईयर के अपने इनकम या उस चीज को डाल देना पड़ेगा। कौन कौन से है वो? फाइनेंशियल ईयर 2021-22 के, 22-23 के, 23-24 के। और इसके अलावा ये भी इंश्योर करना पड़ेगा कि ये जो आपके जो डेट्स हैं, जो आपका फाइनेंशियल ईयर का जो आपका निकलता है, आपका इनकम सर्टिफिकेट, जो भी चीजें होती है वो इस तरह से होना चाहिए कि 11 फरवरी जो लास्ट डेट है आपका एग्जाम का, उसके पहले ही वो निकल जाना चाहिए, क्योंकि लिखा हुआ है नॉट लेटर देन क्लोजिंग डेट ऑफ द ऑनलाइन जिस दिन सबमिशन हो रहा है। तो कोशिश करिए कि आप लोग जो अपना फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस है उसको पहले से ही तंदुरुस्त रखें और पहले से ही फॉर्म फिल करना स्टार्ट कर दें। ये नहीं कि लास्ट मोमेंट पे रुक के आखिरी दिन फॉर्म फिल करने के बारे में सोचें। सिमिलरली जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है, जिनको 10% रिजर्वेशन देती है भारत सरकार, उनके लिए भी क्या किया गया है कि उनको भी जो इस बार फाइनेंशियल ईयर का जो इनकम सर्टिफिकेट चाहिए वो भी केवल 2023-24 का चाहिए। आप कह भी सकते हैं कि 2024 और 25 का तो पॉसिबल ही नहीं है, गिवन दैट कि ये 1 अप्रैल तक कंप्लीट ही होगा इस साल, तो 2023-24 तक का ही उन्होंने फाइनेंशियल ईयर सर्टिफिकेट मांगा है। और ये भी फाइनेंशियल ईयर सर्टिफिकेट इस तरह से होना चाहिए कि ये 1 अप्रैल 2024 के बाद या तो निकाला गया हो या फिर 11 फरवरी 2025 के पहले निकल गया हो, इसके बाद नहीं होना चाहिए। और हो भी नहीं सकता क्योंकि 11 फरवरी के पहले ही आपको ये सारे फॉर्म भर देने पड़ेंगे। तो ये आपका रिजर्वेशन के कुछ कुछ मेजर रहेंगे। सिमिलरली आपको आपके जो सर्टिफिकेट्स हैं वो SC ST वाले या जितने भी होंगे उन सबको अपने अपने पहले से रेडी रखने चाहिए। इसके अलावा जो मैं ये कहूंगा कि हाँ, सेम वही चीज जो अभी यहां पे दोहराएगा कि EWS का जो सर्टिफिकेट है उसका वही 1 अप्रैल 2023 से लेकर, क्योंकि 2024 तक का होना चाहिए फाइनेंशियल ईयर की जो बात कर रहे हैं। और सर्टिफिकेट में शैल नॉट बी ट्रीटेड एज वैलिड, अगर किसी और इनकम ईयर का अगर आपने सर्टिफिकेट फिल किया, ये सीधा सीधा यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसके पहले अगर फिल किया तो वो नहीं माना जाएगा। फाइनेंशियल ईयर ऑलरेडी दिया हुआ है कि आपको तो आपके सहूलियत के लिए, आपको समझाने के लिए कि फाइनेंशियल ईयर कब से कब तक का होता है। तो जैसा कि सीधा सीधा लिखा है कि 1 अप्रैल के पहले, जो मैंने अभी बताया, अभी थोड़ी देर पहले ही बताया कि 1 अप्रैल 2024 के पहले बाद में होना चाहिए फॉर्म फिल इनकम सर्टिफिकेट जनरेटेड, या फिर 11 फरवरी के पहले, उसके बाद नहीं हो सकता। इसके अलावा जो बाकी चीजें जो इस फॉर्म में आपके लिए जरूरी है, जो बदलाव आपको देखने पड़ेंगे वो ये है कि सबसे पहला चीज जो आपका फेस से रिलेटेड, जो पिछले साल भी उन्होंने बताया था कि आपका फेस
पे डेट होना चाहिए। वो डेट इस तरह से कि वो 10 दिन से ज्यादा पुराना नहीं हो, और वहां पे आपको उस जो आपका फोटो आप अपलोड करते हो उसमें डेट डालना पड़ेगा। दूसरी चीज, जो बहुत से अलग अलग वेबसाइट्स हैं जो थोड़ा गलत इंफॉर्मेशन या भ्रम फैला रहे हैं, वो वैसा नहीं करना है। इन फोटोज में इनमें सीधा सीधा दिया गया जो आपका फेस का जो कट होना चाहिए, मान लीजिए टोटल फोटो फ्रेम है तो इसमें से आपका फेस का ही कट 3/4 भाग होना चाहिए, ना कि 1/3 या 2/3 जो कुछ कुछ वेबसाइट्स बता रही है। और बाकी के में आपका ये इंफॉर्मेशन जरूर होना चाहिए कि जिसमें डेट डाला हो आपको, कि जिस दिन आपका फोटो खींचा गया है, जो 10 दिन का उन्होंने नोटिफिकेशन में डाल के रखा है। तो इस चीज को भी थोड़ा ध्यान रखेंगे। डेट ऑफ बर्थ का जैसा कि मैंने कहा कि हाँ, डेट ऑफ बर्थ एक बार डाला तो चेंज नहीं हो सकता, तो इस चीज का भी ध्यान रखना है। हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जैसा कि बदलाव के लिए मैंने कहा, हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन में चेंजेस किए जा सकते हैं, बट उसके पहले के नहीं। 10th या 12th के सर्टिफिकेट आप चेंज नहीं कर सकते, जो कि ऑब्वियस ही बात है कि आप यूपीएससी अलाउ भी उन्हीं लोग को करता है जो अगले साल क्वालिफाई होके बाहर निकल आएंगे, ग्रेजुएट हो जाएंगे। एक साल पहले, मतलब जिनका एक साल ही ग्रेजुएशन बचा है स्नातक का, उन्हीं लोग का अप्लाई करने के लिए देता है। तो हाँ, ये बट ऑब्वियस सी बात बन जा रही है। तीसरा चीज, सर्विसेज की प्रेफरेंसेस जो बात कही गई है कि सर्विसेज इस बार आप 21 नहीं 23 दे सकते हैं। सारे के सारे भरने की कोशिश करिए, ये मत करिएगा कि कोई एक सर्विस आप छोड़ दे। बट हाँ, ये अगेन आपका प्रेरोगेटिव है, ये मत करिएगा कि सारे के सारे सर्विसेज नहीं भरे। कार्डर वाली जो बात है, वो कार्डर तो जब तक आप प्रीलिम्स नहीं लिखते हैं या प्रीलिम्स क्लियर नहीं करते तब तक कार्डर प्रेफरेंस नहीं भरना है। तो इस बार यूपीएससी के जो चेंजेस हैं वो काफ़ी इफेक्टिव माने जा सकते हैं, गिवन कि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन से रिलेटेड जितनी कंट्रोवर्सी उठ रही थी उसको अच्छे से मैनेज किया जा सके। तो शुरू कर दीजिए अपना फॉर्म फिलिंग, और लेट बिल्कुल मत करिएगा। थैंक यू अलॉट।